समाजीकरण के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण समाजीकरण क्या है? A W ग्रीन जी ने बताया है कि लोक सम्मत व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया का नाम समाजीकरण है। जॉनसन जी ने बताया है कि समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया है। समाजीकरण की विशेषताएं: पहला, यह अधिगम की प्रक्रिया है। सांस्कृतिक हस्तांतरण इसमें होता है, निरंतरता होती है, समय व स्थान की सापेक्ष होती है। आत्म का विकास, समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, अनुकूलनशीलता, अनुकरण से प्रभावित। समाजीकरण की प्रक्रिया के स्तर, इसके 4 स्तर होते हैं या अवस्थाएं होती हैं। पहला, मौखिक अवस्था, इसे ओरल स्टेज बोलते हैं, ये जीवन की पहली अवस्था होती है। दूसरी, शैशवावस्था, एनल स्टेज, 0 से 2 वर्ष तक होती है। शौच क्रिया, सीखना, करना, ये सब सीखता है इसमें। तादात्मीकरण अवस्था, आइडेंटिफिकेशन स्टेज, 3 से 4 साल से लेकर 12 से 13 वर्ष तक की अवस्था तक होती है। अगली है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ये 13-14 वर्ष से 17-18 वर्ष तक चलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया: पहला, क्रिया का प्रारंभ करना, परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, उपयुक्त प्रतिक्रिया का दिखाना और प्रतिक्रिया को सीखना। बालक के समाजीकरण में प्रमुख तत्व या कारक कौन कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट है परिवार। यह परिवार के सदस्यों से प्रभावित होता है, उनका अनुकरण करता है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है बाल संबंध, चाइल्ड रिलेशनशिप। इसमें समुदाय, खेलकूद, आयु समूह इत्यादि कारक आते हैं। परवरिश, पेरेंटिंग, अच्छी परिस्थितियों का निर्माण, बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण, उत्तम चरित्र का निर्माण, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की व्यवहारिकता। अगला, पालन पोषण प्रथाओं द्वारा समाजीकरण, सोशलाइजेशन बाय चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। अच्छी पहल, निर्णय शक्ति का सम्मान, सराहना, आत्मसम्मान की भावना का विकास, बच्चों से अनुक्रिया करना, उनसे बात करना, स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना, कठोर नियंत्रण नहीं रखना, सत्संगति में लगाना, इनके द्वारा बालक का अच्छे से समाजीकरण होता है। विद्यालयी शिक्षा, स्कूलिंग, ये 5-6 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय बालकों के सर्वांगीण विकास का एकमात्र औपचारिक साधन है, जहां बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास होता है। बालक के पूर्ण रूप से समाजीकरण एवं विकास को समझने हेतु तथ्य हैं। इसमें मित्र मंडली का प्रभाव, पीयर इन्फ्लुएंसेस, चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास, प्रतियोगिता एवं सहयोग की भावना का विकास, तनाव से मुक्ति, प्रत्यक्षीकरण, परिवर्तनशील समाज में अनुकूलन और तार्किक क्षमता का विकास। विद्यालयी संस्कृति की बात करें तो विद्यालयी संस्कृति से अभिप्राय उस विद्यालय परिवेश से है जहाँ छात्र अध्ययन, ज्ञान, अधिगम के लिए जाता है और सकारात्मक नकारात्मक विचारों, अलिखित नियम, अनगिनत इच्छाओं तथा प्रक्रियाओं एवं नियमों से अर्थात बहुत कुछ पाता है या सीखता है। फुलन एंड हरग्रीव्स के अनुसार इसके प्रकार: व्यक्तिपरक, व्यक्तिवादी संस्कृति। दूसरा, सामूहिक या सहयोगात्मक संस्कृति। पीटरसन तथा डीलस के अनुसार सकारात्मक संस्कृति और विषाक्त संस्कृति। अध्यापकों से संबंध, संस्कृति का संप्रेषण, सामूहिक कार्य के लिए उत्साहित करना, स्कूल की परंपराएं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सामाजिक आदर्श। शिक्षक अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टीचर, शिक्षकों से क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं? पहला, समाज की शिक्षक से क्या क्या अपेक्षाएं हैं कि शिक्षक सभ्य हो, सभ्यता का आदर्श प्रस्तुत करे, शिक्षक कर्तव्य परायण हो, समाज के नियमों से बच्चों को अवगत कराने वाला हो, सामाजिक विकास पर ध्यान देता हो, बच्चों के आपसी सहयोग और प्रेम को बढ़ावा देता हो। विद्यालय की शिक्षक से क्या अपेक्षाएं हैं? पहला, शिक्षक समयनिष्ठ हो, समय पर स्कूल आता हो, समय पर सारे काम करता हो, नियमितता, नियमित हो, अनुशासन बनाए रखे, उत्तरदायित्व का भलीभांति निर्वहन करे, समस्त गतिविधियों का संचालन करे, समस्त व्यक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करे। अब विद्यार्थियों की शिक्षक से क्या अपेक्षाएं होती हैं? समस्त छात्रों पर उचित ध्यान दिया जाए शिक्षक के द्वारा, जो भी पढ़ाए वो रुचिकर हो, प्रभावपूर्ण ढंग से हो। तीसरा, उचित ज्ञान, जितना आवश्यक है, जो उचित ज्ञान है बच्चों के लिए वो दे, बच्चों की समस्याओं का समाधान करे, समान और अच्छा व्यवहार बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ करे। विद्यालय उपलब्धि, स्कूल अचीवमेंट, विद्यालय उपलब्धि को सामान्यतः विद्यालय उपलब्धि को छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के रूप में लिया जाता है। जो किसी छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में उसके अल्पकालीन या दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने की सफलता को दर्शाता है। बालकों के स्कूल से बाहर होने के कौन-कौन से कारण हैं? स्कूल से बाहर हो जाते हैं कई सारे बच्चे, स्कूल नहीं जाते, स्कूल छोड़ देते हैं, तो उसके कौन-कौन से कारण हो सकते हैं?
पहला पारिवारिक कारण, आर्थिक कारण, शारीरिक कारण, बौद्धिक कारण, दोषपूर्ण विद्यालयी वातावरण, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, गलत संगति, लैंगिक असमानता। अधिक आयु के अधिगमकर्ता, ये कौन से होते हैं? ये मानक आयु से अधिक उम्र वाले बच्चे होते हैं। मानक आयु कौन सी है? प्राइमरी लेवल पे कक्षा 1 से 5 तक ये 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु सामान्य आयु है, मानक आयु है। मिडिल लेवल पे कक्षा 6 से 8 तक 11 से 14 वर्ष, हायर सेकेंडरी लेवल कक्षा 9 से 12 तक 14 से 17 वर्ष तक ये मानक आयु है। इससे अधिक उम्र के अगर बच्चे इन संबंधित स्तरों में होते हैं तो वो अधिक आयु के अधिगमकर्ता कहलाते हैं। कारण क्या है? निर्धनता, शारीरिक बौद्धिक संवेगात्मक असामान्यता, युद्ध या संघर्ष की स्थिति, शारीरिक अस्वस्थता या लंबी बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं। अच्छा, इसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं? पलायन की प्रवृत्ति, अनेक भावना ग्रंथियों का निर्माण, असामाजिकता या विमुखता, सामंजस्य स्थापित न कर पाना, सामूहिक कार्य में उत्साह की कमी। अधिक आयु के अधिगमकर्ताओं के लिए अध्यापक की क्या भूमिका है? अध्यापक को क्या करना चाहिए? वातावरण समावेशी बनाना चाहिए, रचनात्मक हो, सही परिस्थितियां निर्मित की जाएं, अवसर प्रदान किए जाएं, कुशल मार्गदर्शन हो, शिक्षक का निर्देशन हो, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के स्तर तय करने में बच्चों की सहायता करना। मित्र मंडली के साथ संबंध, मित्रता एवं लिंग, फ्रेंडशिप एंड जेंडर। किशोरावस्था में मैत्री संबंधों में वृद्धि, समूह निर्माण, विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, मित्रता की भावना, प्रारंभ में अपने वर्ग के प्रति, फिर विषमलिंगी आकर्षण, सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध, संकोच, लज्जा के कारण मित्रता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में हम कंपटीशन कहते हैं। एक साथ सामान्य उद्देश्य या वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करना, जबकि इसमें एक ही व्यक्ति सफल हो सकता है, तो ये कंपटीशन या प्रतियोगिता कहलाती है। प्रतियोगिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन, इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है, अवैयक्तिक प्रक्रिया है, अचेतनता का गुण होता है, सार्वभौमिकरण होता है, नियमों का समावेश होता है और अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? पहला वैयक्तिक प्रतियोगिता, इसे पर्सनल कंपटीशन कहते हैं। इसे चेतन प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं, इसमें प्रतियोगी एक दूसरे को जानते हैं। दूसरा अवैयक्तिक प्रतियोगिता, इम्पर्सनल कंपटीशन, इसे अचेतन प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं। इसमें प्रतियोगी व्यक्तिगत रूप से पर एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं। हम बात करते हैं अब आगे सहयोग की। कोऑपरेशन ये क्या होता है? कोऑपरेशन का अर्थ होता है सहकारिता या सहकार्य। इसमें दो से अधिक व्यक्तियों का साथ मिलकर कार्य करना सहयोग कहलाता है। विशेषताएं, सहयोग की विशेषताएं क्या क्या है? इसमें सामाजिक अंतःक्रिया का होना, मान्यता प्राप्त प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, निरंतरता, व्यापक प्रक्रिया और सामान्य लक्ष्य। इसके प्रकार कौन कौन से हैं? एक है प्रत्यक्ष सहयोग, दूसरा अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रतियोगिता एवं अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है संघर्ष। जब व्यक्ति के मन मस्तिष्क में किन्हीं दो विरोधी विचारों या लक्ष्यों के बीच द्वंद्व चलता है तो व्यक्ति की इस मानसिक स्थिति को मानसिक द्वंद्व या मानसिक संघर्ष या अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ब्राउन ने कहा है कि अंतर्द्वंद वह अवस्था है जब दो अवस्थाएं इतनी विरोधी होती हैं कि एक दूसरे की तृप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसकी विशेषता है, यह एक तनावपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें दो या अधिक इच्छाएं एक साथ उत्पन्न होने पर ही उत्पन्न होती है। इच्छाएं एक दूसरे के विरोधी होती हैं। अंतर्द्वंद के कारण क्या क्या है? असमान के प्रति नापसंदगी, दोषपूर्ण पालन पोषण, दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, जाति तंत्र, धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक भिन्नताएं एवं निराशा। कॉन्फ्लिक्ट या अंतर्द्वंद के समाधान के क्या उपाय हैं? उचित अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था, उचित औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था, स्वस्थ राजनीति, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, वैधानिक उपाय और नागरिक अभियान। बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक आक्रामकता एवं दबंगता, एग्रेशन एंड बुलिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस। आक्रामकता क्या होती है? इसको हम एग्रेशन बोलते हैं। एग्रेशन एक लैटिन वर्ड है एग्रेसिव, उससे मिलकर बना हुआ, इससे निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है हमला या आक्रामकता। इसके प्रकार आक्रामकता के दो प्रकार हैं। एक है प्रभावशाली आक्रामकता, दूसरी भावनात्मक आक्रामकता। प्रभावशाली आक्रामकता में दूसरों को हानि पहुंचाते हैं अपना प्रभाव जमाने के लिए,
भावनात्मक आक्रामकता में अवसाद या मानसिक समस्या के कारण शारीरिक या मानसिक रूप से हानि पहुंचाते हैं। सिद्धांत: आक्रामकता सहज प्रवृत्ति के रूप में, बाह्य रूप से उत्तेजित अवस्था एवं सीखा हुआ व्यवहारिक आक्रामकता इसके सिद्धांत हैं। अच्छा, हम दबंगता किसे कहते हैं? दबंगता वह जिसमें बड़ा व शक्तिशाली बालक छोटे व कमजोर बालकों पर धौंस जमाता है या बुलिंग करता है, इसको हम दबंगता या बुलिंग कहते हैं। दबंग व्यवहार के कारण कौन कौन से हैं? माता पिता द्वारा दोषपूर्ण पालन पोषण, माता पिता के आपसी संबंध, परिवार में अकेला बालक, माता पिता द्वारा हर इच्छा पूरी करना, लक्ष्यों कार्यों को पूरा न कर पाने से भी दबंग व्यवहार बच्चों में पनपता है। समाजीकरण में भिन्नताएं, डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन, इसमें कई सारी भिन्नताएं होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहली सामाजिक भिन्नताएं, इसे सोशल डिफरेंसेस कहते हैं। बालकों का निम्न या मध्यम आर्थिक स्तर होने पर उनका सामाजिकरण भी अपेक्षाकृत कम होता है। उच्च सामाजिक या आर्थिक स्तर होने पर उनका सामाजिकरण व्यापक होता है, अधिक होता है। आर्थिक भिन्नताएं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस, बालक की समस्त क्रियाएं उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही होती हैं। आर्थिक स्थिति यदि बच्चे की उच्च है तो पारिवारिक परिवेश, संपर्क व्यक्ति, समुदाय, रहन सहन का स्तर, संबंधी वेशभूषा, विद्यालय इत्यादि के स्तर भी उनके उच्च होंगे। समाजीकरण भी इसलिए उच्च स्तर का होगा। आर्थिक स्थिति यदि निम्न है तो ये सारी की सारी चीजें भी निम्न स्तर की होंगी और बालक का समाजीकरण भी निम्न स्तर का होगा। आर्थिक स्थिति यदि मध्यम स्तर की है तो समाजीकरण भी मध्यम स्तर का होगा। सांस्कृतिक भिन्नताओं की बात करें, कल्चरल डिफरेंसेस, क्षेत्र, धर्म एवं देश आदि के आधार पर व्यक्ति की संस्कृतियों में भिन्नता पाई जाती है तथा इन्हीं के अनुरूप उसमें पलने वाले बालकों के समाजीकरण में भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। राजनीतिक भिन्नताएं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अल्मंड एवं वॉबा के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा जाता है तथा उसमें परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षा का सामाजिक समावेशन हेतु निहितार्थ, समाज के व्यक्तियों का बौद्धिक विकास, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था, आर्थिक विकास में योगदान, सांस्कृतिक विकास में योगदान, नैतिक गुणों का विकास, व्यक्ति का समाजीकरण।